जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। ये विशेष करके सूर्य और चंद्रमा के बारे में है। सूर्य और चंद्रमा जब कुंडली में एक साथ में बैठे होते हैं किसी भी घर में, तो उसके क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में मैं डाल रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ वो जैसे पर्टिकुलर है, जैसे मैं आज सूर्य और चंद्रमा के लिए डाल रहा हूँ, तो ये केवल कुंडली के 12 स्थानों में जहाँ सूर्य और चंद्रमा किस घर में है उसके मैं फल और परिणाम बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप सबकी कुंडलियों में सूर्य चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो उसके साथ में अन्य ग्रह भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, वो एक अलग चीज़ है। यदि मान लो सूर्य और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह है तो वो फल उस हिसाब से उसके परिणाम आएंगे। और मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा 12 भावों में यदि वो मित्र क्षेत्रीय है तो कुछ अच्छा फल भी दे सकते हैं। शत्रु क्षेत्रीय है तो उसका बुरा परिणाम भी होता है। सूर्य मान लो यदि उच्च का हो गया है मेष राशि में तो उसका अच्छा फल मिलेगा। यदि वो तुला राशि में है तो वो नीच का हो जाता है तो उसका नेगेटिव उसका फल मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं तो एक्चुअली क्या ज्योतिष में तो कहते हैं कि भाई जितने आकाश में तारे हैं उतने योग बनते हैं। जिस तरह मतलब कि इस दुनिया में सभी की सूरत या जो उंगलियों के जो निशान होते हैं वो सब एक समान नहीं होते हैं, उसी तरह सबकी कुंडली में सभी योग अलग अलग सुफल या दुष्फल देते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि जो भी यहाँ आपको रोज़ बताया जाता है वो उसके ज्योतिष के मूल सिद्धांतों के अनुसार बताया जाता है। और मूल सिद्धांत तो जो है वो सबके लिए एक ही है, लेकिन सबकी कुंडली में अलग अलग उसके परिणाम हो सकते हैं। वो ग्रह की स्थिति के अनुसार, ग्रह कितने अंश का है, कमज़ोर है, प्रबल है, युवा अवस्था में है या वृद्धावस्था में है, बाल अवस्था में है, तो उसका भी सब कुछ देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखें। जब भी मेरा वीडियो देखें तो आप उससे प्रभावित होकर देखें ज़रूर, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि आपकी अपनी कुंडली में उन योगों का क्या महत्व है, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य और चंद्रमा के क्या योग कुंडली में होता है। मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा लग्न में है तो लग्न में होने से क्या होता है कि वैसे तो सूर्य और चंद्रमा कहीं भी हो कुंडली में तो उसको ग्रहण योग माना जाता है। सूर्य चंद्रमा साथ में होने का मतलब ये होता है कि अमावस्या का जन्म होता है। अब हर अमावस्या को ग्रहण तो होता नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसको ग्रहण योगी माना जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा यदि मान लीजिए लग्न में है तो लग्न किस मतलब मानसिकता और किसी भी जातक का व्यक्तित्व के बारे में देखा जाता है। तो यदि लग्न में सूर्य है और चंद्रमा है तो चंद्र तो क्षीण होने से मतलब कि वो कमज़ोर हो गया, लेकिन यदि वो लग्न में सूर्य होने से क्या होता है, एक तो उसका स्वभाव थोड़ा क्रोधित स्वभाव का हो जाएगा और घमंडी भी हो सकता है या दुस्साहसी और दुराग्रही भी हो सकता है। ये उसमें गुण मतलब कि उसके विकसित हो जाते हैं। कारण क्या है कि सूर्य है ना, सूर्य खुद मतलब कि एक प्रकार का बहुत ही गर्म प्रकृति का ग्रह माना जाता है। तो उसमें मतलब कि एक तो मानसिक तनाव में सूर्य जिसके लग्न में होता है वो हमेशा मानसिक तनाव में रहता है। वो ज़्यादातर वो मानसिक तनाव अपने खुद की कर्मों के हिसाब से ही वो झेलता है। किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा चेष्टा करना, ये सब गुण उसमें होते हैं। अब रहा दूसरा भाव में चंद्र और सूर्य होने से क्या है कि चंद्रमा धन का कारक भी है और दूसरा भाव धन का स्थान माना जाता है। तो वहाँ यदि चंद्रमा क्षीण होने से उसका मतलब कि वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए वहाँ सूर्य तो यदि अच्छी कंडीशन में है, अच्छी राशि में है, मित्र क्षेत्रीय होगा तो कुछ लाभ दे देगा, लेकिन चंद्रमा की वजह से वहाँ कुछ धन की उसको हानि दिखाई देगी। इसी तरह दूसरे स्थान में यदि चंद्रमा और सूर्य होने से तो क्या होता है कि जो अपना दाहिना नेत्र होता है दोस्तों उसमें भी विकार पैदा कर जाता है। मतलब कि उसकी दाहिने नेत्र की दृष्टि
कालांतर में गोचर दशा में या विषुवती दशा होने पर है वो कुछ कमज़ोर हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अभी तीसरा स्थान क्या है दोस्तों? वैसे पराक्रम का स्थान है। यदि अच्छी कंडीशन में यदि सूर्य होगा तो वो इंसान को विपुल मतलब अपनी मेहनत से वो बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करवाता है। लेकिन यहाँ पर है यदि मान लो वो कमज़ोर है किसी कारण से, शत्रु क्षेत्री होकर ये या किसी कारण से नीच अवस्था में होने से वो मेहनत तो बहुत करवाता है लेकिन उसका फल पूरा मिल नहीं पाता है, तो वहाँ वो निष्फल योग हो जाता है। अब रहा चौथा स्थान वैसे माता और वाहन और सुख का स्थान माना जाता है। यदि सूर्य और चंद्र यहाँ अच्छी कंडीशन में होगा, विशेष करके सूर्य यहाँ अच्छा प्रबल होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा तो क्षीण होने से माता के साथ मतभेद हो सकते हैं क्या, और वाहन का जो सुख है यदि होगा तो भी उसको वाहन बहुत ध्यान से चलाने चाहिए, क्योंकि यहाँ फिर वो सूर्य और चंद्र का जो योग ग्रहण योग होता है उसके कारण से कई प्रकार की दुर्घटनाएं वगैरह उसे हो सकती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। अब रहा पाँचवा स्थान संतान का और शिक्षा का माना जाता है। यदि सूर्य और चंद्र का यहाँ पर युति होने से क्या होती है कि वो यदि यहाँ किसी अच्छी राशि में बैठा या उच्च स्थान में है तो वो तकनीकी क्षेत्रों में या किसी भी अच्छी स्थिति में वो धन प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है शिक्षा के क्षेत्र, विशेष करके जैसे जो प्रोफेसर होते हैं, शिक्षक होते हैं, ज्ञान का जो क्षेत्र होता है ऐसे क्षेत्रों में या कला के क्षेत्र में, जैसे कोई आर्ट कॉलेज वगैरह है वैसे में मतलब उसको अच्छी उन्नति मिल सकती है। लेकिन वो संतान के कारण थोड़ा बहुत दुखी हो सकता है। यदि दूसरी राशि कोई हो, यदि नीच राशि हो, शत्रु क्षेत्री होने से वो संतान के कारण मतलब कि उसकी या तो संतान विलम्ब से होगी क्या, या संतान मतलब जैसे कि उसके कहने में नहीं हो, तो इस ऐसे दुर्योग भी यहाँ हो सकते हैं। अब छठा स्थान है और रोग कर्ज और शत्रु का, तो छठे स्थान में सूर्य यदि होने से उसकी सीधी दृष्टि 12वें स्थान पे पड़ने से क्या होता है, एक तो खर्चालू प्रवृत्ति का हो जाएगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेगा या वो कर्ज से भी ग्रस्त हो सकता है दोस्तों। आते इतनी बुरी हो सकती है उसकी, क्योंकि ये गुप्त रोगों का स्थान भी यहाँ माना जाता है, तो इसकी आते इतनी बुरी होगी, मतलब दुर्व्यसनी भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा वैसे ही क्षीण है तो वो धन का नाशक माना जाता है। और छठे घर में यदि सूर्य होने से क्या वो धननाशक हो जाता है, तो हमेशा ऐसा व्यक्ति मतलब कि दुर्व्यसनों से भी ग्रस्त हो सकता है, तो शराबखोरी है या दूसरे और भी कोई व्यसन है, या एक फालतू खर्चा करना भी एक प्रकार का दुर्व्यसन है दोस्तों। क्या हमारे पास पैसा कितने भी हो लेकिन हमें उसको पैसा संचय करने का हमारे पास गुण होना चाहिए। सातवां भाव ऐसे स्त्री का भाव माना जाता है, तो स्त्री के साथ उसके संबंध है कुछ, क्योंकि खुद चंद्रमा साथ में होने से खुद चंद्रमा मतलब कि स्त्री प्रकृति का ग्रह माना जाता है, और चूँकि वो अस्त है इसलिए मतलब कि स्त्री के साथ में या महिलाओं के साथ में उसके विशेष करके घर की महिलाओं के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं माने जा सकते। दूसरा ऐसा व्यक्ति मतलब कि जो सूर्य के कारण हमेशा उसे ससुराल से धन लाभ तो होता है, लेकिन वो दहेज लोभी होता है दोस्तों, उसको दहेज लोभी बना, उसको हमेशा ये रहता है कि मतलब कि मेरे ससुराल से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो, वो उसी चेष्टा में लगा रहता है। अब रहा आठवां स्थान में वैसे तो वो रोग और मृत्यु का घर है दोस्तों। यदि यहाँ पर चंद्रमा के साथ में यदि राहु या दूसरे और भी कोई ऐसा ग्रह यदि मंगल यदि यहाँ है तो उसको जातकों को अल्पायु योग बन जाता है, तो विशेष करके ऐसे लोगों को अपनी मतलब कि खास करके अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और अब रहा नवम भाव ऐसे भाग्य स्थान है, यहाँ सूर्य यदि अच्छी कंडीशन में हो तो उसका भाग्योदय भी करवा सकता है, लेकिन चंद्र क्षीण होने से क्या उसका भाग्य की हानि भी करवा सकता है यदि दूसरे कोई ऐसी राशि मतलब विपरीत राशि यदि होने से। अपना दसम भाव पिता का स्थान है दोस्तों, तो पिता से हमेशा जातक को लाभ तो मिलता है, लेकिन वो पिता से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, या पिता उस जातक से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से वो यहाँ पे उनका मतलब कि तारतम्य बैठता नहीं है दोस्तों। अब रहा एकादश भाव ऐसे लाभ का भाव माना जाता है, इनकम ऑफ सोर्स का माना जाता है। यहाँ यदि सूर्य अच्छी कंडीशन में होगा तो उसे भूमि भवन या प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ मिल सकता है, अन्यथा वहाँ इन्हीं मतलब की चीज़ों में
वो नुकसान भी कर सकता है। कई बार देखा गया है कि यहाँ अच्छी कंडीशन में सूर्य नहीं होने से जो संचित संपदा और संपत्तियाँ जो होती है वो भी बिकवा देता है दोस्तों। क्योंकि चंद्र हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी भी कुंडली में चंद्रमा हमेशा प्रबल स्थिति में होना चाहिए। चंद्रमा कभी भी सूर्य के साथ में नहीं होना चाहिए। सूर्य के साथ बाकी किसी भी ग्रह के साथ में चंद्रमा होने से उतना नुकसान नहीं होता है जितना सूर्य के साथ में चंद्रमा होने से बहुत ज़्यादा, विशेष करके धन और मन ये दोनों का नाश कर देता है दोस्तों। मन से भी इंसान कमज़ोर हो जाता और धन से भी इंसान कमज़ोर हो जाता। इस चीज़ का क्या ध्यान रखें। अब रहा 12वां स्थान। 12वां स्थान वैसे भी हानि और नुकसान का घर माना जाता है, व्यय स्थान माना जाता है। तो यहाँ सूर्य और चंद्र यदि है तो दोनों यहाँ पे पीड़ित ही होंगे दोस्तों। धन तो चंद्रमा तो वैसे भी कमज़ोर है, वो धन हानि का सूचक ही है। और यहाँ पे सूर्य होने से भी वो अत्यधिक खर्चालू प्रकृति का है, या अनर्गल खर्चे करने वाला है, या पैसों की बर्बादी या हमेशा करवाता रहता है। दूसरा, या फिर जो अपना बाया नेत्र है दोस्तों, उसके विकार भी यदि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा है तो बाया विकार भी, बाई आँख में जो होती है, बाई आँख में, उसमें भी वो विकार उसका परिलक्षित होता रहता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखें। फिर एक बार कहना चाहता हूँ, आपकी कुंडली में इन योगों के अलावा भी इनके साथ में कोई भी दूसरे ग्रह होने या न होने से उसके अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम हो सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये मैं सबके अच्छे के लिए डाल रहा हूँ। भगवान आप सबको सुखी रखे, संपन्न रखे, यही मेरी कामना रहती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको मुझे प्रोत्साहन दें और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। और आगे भी यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे, यदि उनको प्राप्त करने की आपकी इच्छा हो तो कृपया मुझे फॉलो करें और वो बेल आइकन दबा दें दोस्तों। तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।